हेलो स्टूडेंट्स, मी महेश और आज हम पढ़ने वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। ये आपके 11 स्टैंडर्ड का 12th नंबर का चैप्टर है जो कि आज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ओके, जिसमें आज हम जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन देखेंगे, उसके बाद पाई बॉन्ड के कुछ कैरेक्टर्स देखेंगे और हम जनरल स्ट्रक्चर कैसे किस तरह से रिप्रेजेंट करते वो सारी चीज़ें आज इस लेक्चर में हम कवर करने वाले। तो इसमें सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है भाई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, रिएक्शंस एंड प्रिपरेशन ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं ना, जिन कंपाउंड्स में कार्बन, हाइड्रोजन इस तरह के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, उन्हें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब देखो, सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब सिर्फ कार्बन की ही केमिस्ट्री क्यों बन गई, एक सेपरेट ब्रांच क्यों बन गई। हम ब्रांचेस देखते हैं, देखो फिजिकल केमिस्ट्री एक ब्रांच होती है, उसके बाद एनालिटिकल होती है, उसके बाद बायो केमिस्ट्री एक ब्रांच होती है, फिजिकल केमिस्ट्री ब्रांच होती है, राइट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्रांच होती है। लेकिन सिर्फ एक एलिमेंट पे, सिर्फ कार्बन पे इतनी बड़ी केमिस्ट्री बना दी, ऐसा क्यों होता है। देखो, कार्बन में एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम आपने सुना होगा, कैटेनेशन। सुना है आपने ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कैटेनेशन मतलब क्या, कैटेनेशन मतलब कार्बन एक कार्बन से मिलाकर बहुत सारे बॉन्ड्स बना सकता है। मतलब इस तरह से देखो, ये कार्बन इस तरह से स्टार्ट हुआ तो ये कार्बन 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 इस तरह से लंबी चेन, बहुत लंबी चेन, कितनी भी लंबी चेन कार्बन बना सकता है। इसी की वजह से आपने अगर पॉलीमर केमिस्ट्री देखा हो, पॉलीमर मतलब क्या, एक से ज़्यादा मोनोमर्स एकत्रित एक साथ आकर वो पॉलीमर बनाते हैं, राइट। इसकी वजह से बहुत सारी लंबी चेन जो है वो कार्बन बना सकते हैं, उससे हम कैटेनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। इसका मतलब कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स को बनाता है, बहुत सारे कंपाउंड्स को दिखाता है। इसकी वजह से कार्बन की एक सेपरेट ब्रांच बन गई। अब उसके कुछ यूजेस देखो। वैसे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे यूजेस है, जैसे आपने डीएनए का नाम सुना है, डीऑक्सराइबो न्यूक्लिक एसिड। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है, मतलब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को जो कैरी करता है, उसे हम डीएनए कहते हैं, राइट। उसमें क्या होता है, उसमें भी कार्बन होता है, राइट। उसके बाद प्रोटीन्स, जो कि हमारे ब्लड में होता है, मसल में होता है या फिर स्किन में होता है, प्रोटीन पाया जाता है, राइट। प्रोटीन में भी क्या होता है, प्रोटीन में भी कार्बन होता है। किस तरह से देखो, प्रोटीन किससे बनता है, प्रोटीन जनरली बनता है अमाइनो एसिड से, और अमाइनो एसिड में क्या होता है, अमाइनो एसिड में कार्बन होता है। इसकी वजह से प्रोटीन में भी क्या होगा, प्रोटीन में भी कार्बन ही होता है। उसके बाद हमारे क्लोथ्स में जो भी हम पहनते हैं, कपड़े वगैरह, उसमें कार्बन पाया जाता है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही वो बनता है। उसके बाद बहुत सारे फ्यूल्स, पेट्रोल हो, डीजल हो, कोई भी हो, राइट, उसमें भी ज़्यादातर कार्बन ही होता है, राइट। उसके बाद डाइज, जो भी कलर्स, पेंट्स हम देखते हैं, या फिर मेडिसिन्स या पॉलीमर्स, बहुत सारे पॉलीमर्स, उसमें भी कार्बन का ही यूज़ किया जाता है। इसकी वजह से ये चैप्टर पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। अब यहाँ पे आता है टेट्रा वैलेंस ऑफ कार्बन, टेट्रा वैलेंस, राइट। आपको ये बात पता है कि कार्बन को बॉन्ड कितने होते हैं, जनरली कार्बन को 4 बॉन्ड पाए जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर आपको पता है, क्या होता है एटॉमिक नंबर, 6। अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखे तो किस तरह से, 1s2 2s2 2p2, राइट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होता है। और उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, मतलब ये ऑर्बिटल देखो आप, आउटर मोस्ट, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4, जिसे हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसे हम कह सकते हैं। अब अगर कार्बन को स्टेबल होना हो तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, मतलब वैलेंस शेल ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उसके वैलेंस शेल ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी कोई भी एलिमेंट स्टेबल हो सकता है, राइट। अब इस कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है, 4 इलेक्ट्रॉन की। या तो ये एक काम कर सकता है, या तो कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो भी वो स्टेबल हो सकता है, या फिर वो किसी से 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले तो कार्बन स्टेबल हो सकता है। अब इसमें कार्बन क्या करता है, कार्बन शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का रूल अप्लाई करता है। मतलब वो क्या करता है, कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन देता है ना ही लेता है, लेकिन वो शेयर करता है। इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कार्बन, यहाँ पे देखो कार्बन, यहाँ पे कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ पे लगा दिए, राइट, इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ पे लगा दिए। फिर मैं क्या करूँगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन होता है,
ये देखो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। अब यहाँ पे कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए? ऐसे अगर आप देखो तो कार्बन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाइड्रोजन के पास 2 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इस तरह से, मतलब दोनों के दोनों यहाँ पर स्टेबल होते हैं, राइट, दोनों के दोनों यहाँ पर स्टेबल होते हैं इस तरह से। तो इसी की वजह से कार्बन जो होता है वो 4 बॉन्ड जनरली बनाता है, और उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके होते हैं 4। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, शेप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अब यहाँ पे देखो शेप्स, sp3 sp2 और sp, ये क्या होता है? इसे हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में अच्छी तरह से पढ़ने वाले। यहाँ पे सिर्फ हम हाइब्रिडाइजेशन का टचअप लेंगे, राइट, थोड़ा सा हम पढ़ने वाले यहाँ पे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। देखो पहले शेप्स आए या हाइब्रिडाइजेशन आई? पहले आए शेप्स, ओके, और शेप से हमें पता चला कि इस शेप, ये जो शेप है ये पर्टिकुलर किस हाइब्रिडाइजेशन का होता है, राइट। अब देखो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइजेशन, राइट। अल्केन जो होता है ना, अल्केन मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले जो होते हैं वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखाते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले क्या करते हैं? वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन को दिखाते हैं, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले sp हाइब्रिडाइजेशन को दिखाते हैं। अब इस हाइब्रिडाइजेशन से अलग अलग ज्योमेट्रीज बनती है। पहली ज्योमेट्री, पहला शेप आप देख सकते हो, टेट्राहेड्रल शेप। यहाँ पे देखो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ये आप देख सकते हो, ये आप इस तरह से मैं रखता हूँ। देखो हमें प्लेन ऑफ पेपर पे कुछ दिखाई दे रहा है, और प्लेन के पीछे और प्लेन के आगे कुछ चीज़ें हमें दिखाई दे रही है। ये रेड अगर देखो ना आप, रेड बॉन्ड, ये 2 रेड बॉन्ड प्लेन ऑफ पेपर पे है। प्लेन ऑफ पेपर के इस तरह से देखो, इस तरह से अगर मैंने प्लेन लगाया मेरा, तो ये जो 2 बॉन्ड्स ये प्लेन ऑफ पेपर पे, एक आगे है एक पीछे, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल का। जनरली आप स्ट्रक्चर समझ लो, बाकी ये हम आगे पढ़ने वाले 3D रिप्रेजेंटेशंस में, राइट। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल का। अब उसके बाद ट्राइगोनल प्लेनार का स्ट्रक्चर देखो आप, ये होता है ट्राइगोनल प्लेनार स्ट्रक्चर, जो कि अल्कीन में देखा जाता है। ये देखो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड यहाँ पे मॉडल में लग रहा होगा, लेकिन इसे आप डबल बॉन्ड समझ लो। ये जो येलो बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड आप समझ लो, क्योंकि ये मॉडल इस तरह से था, इसमें मैं डबल बॉन्ड्स नहीं दिखा सकता था आपको, या फिर मैं ऐसा करता हूँ, ठीक है, इस तरह से रखता हूँ। देखो अब ये हो गया डबल बॉन्ड, राइट। तो ये होता है ट्राइगोनल प्लेनार, ये पूरा प्लेन पे है, सारे के सारे बॉन्ड प्लेन पे है, और ये ट्राइगोनल जैसा ट्राइगोनल स्ट्रक्चर, राइट। ये होता है sp2 में या फिर अल्कीन में, ओके। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओके, sp हाइब्रिडाइजेशन, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है sp हाइब्रिडाइजेशन का, ठीक है ना। sp हाइब्रिडाइजेशन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से नज़र आता है, और उसके भी बॉन्ड में कर देता हूँ यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड, ओके। तो ये हो गया sp हाइब्रिडाइजेशन का स्ट्रक्चर, जो कि लीनियर होता है, मतलब एक ही लाइन में एकदम स्ट्रेट, इस तरह से होता है लीनियर स्ट्रक्चर। इस तरह से हम शेप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स देखते हैं। अब ये sp3 sp2 और sp कार्बन को याद रखने के लिए मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, सिंपल सी ट्रिक्स बताता हूँ। देखो जब कोई भी कार्बन अगर किसी 4 एटम से अटैच है, 4 एटम से अगर अटैच है, तो उसे क्या कहना है? उसे sp3 कार्बन कहना है, राइट। अगर कोई भी कार्बन किन्हीं 3 एटम से अटैच है, 3 एटम से अटैच है, तो उसे क्या कहना है? उसे कहना है sp2। अगर कोई भी कार्बन किन्हीं 2 एटम से अटैच है, 2 एटम्स, तो उसे क्या कहना है? उसे कहना है sp हाइब्रिडाइजेशन, ओके। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो कार्बन है बीच वाला, ये 4 हाइड्रोजन से अटैच, जिसकी वजह से sp3 हुआ। उसके बाद ये जो कार्बन है बीच वाला, ये 3, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, फिर कार्बन, 3 आइटम से अटैच, इसके लिए sp2 हुआ। और ये जो कार्बन है ये एक हाइड्रोजन और एक कार्बन से अटैच है, इसकी वजह से ये sp हाइब्रिडाइजेशन। इस तरह से आप ट्रिक से भी इसे याद रख सकते हो। अब इनमें हमें %s कैरेक्टर देखना है, %s। यहाँ पे देखो 25% s कैरेक्टर। अब ये 25% है क्यों? ये जो sp3 होता है ना, ये अगर हम 100% मान ले,
sp3 को क्या किया मैंने, sp3 को मैंने 100% कंसिडर कर दिया, तो s कितना होगा, यस हो गया 25, p कितना होगा, p हो गया 75%। अब p से कोई लेना देना नहीं हमको, सिर्फ हमें यस देखना है। अब इसमें देखो आप, sp2 अगर 100% मान लिया तो यस कितना होगा उसमें, यस होगा 33.3%। ओके, उसके बाद आगे एस पी अगर 100% है तो यस कितना होगा 50%, पी कितना होगा 50%। इस तरह से यह हो गई एस कैरेक्टर स्ट्रक्चर। अब ये एस कैरेक्टर क्या है, देखो एस कैरेक्टर जो होता है ना वो न्यूक्लियस के सबसे क्लोज होता है, मतलब एस ऑर्बिटल। अगर एस कैरेक्टर बढ़ता जाए तो न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन जो होता है ना वो और ज़्यादा बढ़ता है, अट्रैक्शन जो होता है ना वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब अगर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मतलब आप sp3 हाइब्रिडाइजेशन में अगर आप देखो तो सिर्फ 25% एस कैरेक्टर होता है, तो इतना इलेक्ट्रॉन का और न्यूक्लियस का इंटरेक्शन वहाँ पे नहीं होता है। इसकी वजह से जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है ना वो थोड़ा सा वीक रह जाता है। उसके बाद जिस तरह से एस कैरेक्टर बढ़ता बढ़ता जाता है, मतलब sp2 में कितना होता है 33%, उसमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड तैयार होता है उसमें। उसके बाद sp में 50% एस कैरेक्टर और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड वहाँ पे तैयार होता है। सिंपल चीज़ से अगर आप समझ लो, मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे है, ठीक है, sp3 sp2 और sp। सिंपल चीज़, अगर आपको मैंने एक लकड़ी ली, मैंने दो लकड़ियाँ ली और मैंने यहाँ पे तीन लकड़ियाँ हैं, राइट। अब मेरे को किस लकड़ी को मोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी या फिर कौन सी लकड़ी मेरे से जल्दी मोड़ जाएगी। देखो जो एक लकड़ी है मैं ईजिली तोड़ पाऊंगा, राइट। अगर मैंने दो लकड़ियाँ ली तो मुझे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, राइट। अगर तीन लकड़ियाँ ली तो उससे ज़्यादा एनर्जी मेरे को देनी पड़ेगी। सिंपल चीज़ है यहाँ पे। इसी के तौर पे हमने एक और चीज़ यहाँ पे निकाली कि बॉन्ड स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो sp3 से ज़्यादा होती है sp2 में और sp2 से ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है sp में। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद एक चीज़ आती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। यहाँ पे देखो, अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी, राइट। अब मैंने आपको पहले बता दिया कि जिस तरह से एस कैरेक्टर बढ़ता बढ़ता जाता है न्यूक्लियस से उसका अट्रैक्शन बढ़ता बढ़ता जाता है, राइट। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करने लग जाता है। sp में एस कैरेक्टर हाई है, इसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी हाई होती है। sp2 में उससे कम, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी sp से थोड़ी सी कम। और उसके बाद sp3 में सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है। क्यों? बिकॉज ऑफ एस कैरेक्टर। एज एस कैरेक्टर इंक्रीजेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीजेस, ऐसा हम कह सकते हैं। एस कैरेक्टर इंक्रीजेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीजेस, या फिर और एक चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं हम, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है, राइट। बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, ठीक है। एस कैरेक्टर परसेंट एस कैरेक्टर इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीजेस एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ आल्सो इंक्रीजेस। देखो कोई भी चीज़ आप अगर आपको याद रखनी हो ना, थोड़ा सा शॉर्टकट उसका कर लीजिए। मतलब देखो लाइंस हमें इतनी अच्छे से याद नहीं रह जाती है, लेकिन हमने अगर ऐसे कुछ ट्रिक्स बनाई तो हम अच्छे से याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसकी वजह से कोई भी चीज़ आपने अगर लाइन में लिखी तो उसके नीचे उसका शॉर्टकट करके कुछ ना कुछ लिखा करो, वो आपको ईजिली हिट करता है, राइट। जब भी कोई भी एग्ज़ाम हो तो उसमें ईजिली आपको याद रह जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से मैंने कर दिया है, ये भी आप लिख सकते हो। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले प्रॉब्लम्स। अब ये जो प्रॉब्लम है ये आपके बुक के प्रॉब्लम नहीं है, ये बुक में ही एक्सरसाइज में दिए हुए प्रॉब्लम्स हम स्टडी करने वाले हैं। देखो बुक के जो प्रॉब्लम है ना वो तो उसका तो सोल्यूशन आपको बुक में ही दिया हुआ है, राइट। तो वो पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैं पीछे के प्रॉब्लम ले रहा हूँ, एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स, जो कि वो पढ़ने के बाद आपको बाकी की चीज़ें भी अच्छे से समझ में आ जाए, राइट। अब मैंने थोड़ी सी अपनी जो टीचिंग की टेक्निक है ना थोड़ी सी चेंज कर दी। इसमें मैंने क्या किया है, मैं पहले क्या करता था, पहले थ्योरी लेता था उसके बाद मैं प्रॉब्लम्स लेता था, राइट। अब मैं क्या करूँगा, मैं साइमल्टेनियसली लेते चलूँगा। ऐसा क्यों? देखो आपने थ्योरी पढ़ी, अभी अभी थ्योरी पढ़ी, और थ्योरी पढ़ने के बाद जस्ट आपने अगर उसका एप्लीकेशन कर दिया ना तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और आपके नोट्स भी बहुत अच्छे बन जाएंगे, ठीक है ना। रिवीजन करते समय भी आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस थ्योरी का ये जो हमने पढ़ा है उसका एप्लीकेशन किस तरह से होता है या फिर उस पर प्रॉब्लम किस तरह से पूछा जाता है, राइट। इस तरह से इसलिए मैंने थोड़ी सी टेक्निक चेंज कर दी। और एक बात,
मैंने और एक चीज़ कर दी कि जनरली मेरे लेक्चर्स जो होते हैं ना वो 50 या फिर 50 मिनट्स से भी ऊपर जा रहे थे। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैं थोड़ा सा यहाँ पे उनका टाइमिंग थोड़ा सा कम करना चाहता हूँ। क्यों कम करना चाहती? देखो, मैं ऑफलाइन भी मैंने लेक्चर लिए हुए, और ऑफलाइन जब मैं पढ़ाता हूँ ना, तब मेरे को एक टॉपिक कवर करने के लिए अगर 45 मिनट्स का टाइम लगता है, फॉर एग्जांपल कोई भी टॉपिक है, और अगर उसे कवर करने के लिए मुझे 45 मिनट्स का टाइम अगर लगे, कितना? 45 ऑफलाइन में। देखो ऑफलाइन में, तो वही टॉपिक कवर करने के लिए ऑनलाइन में, वही टॉपिक ऑनलाइन कवर करने के लिए मुझे सिर्फ 30 मिनट्स लगते हैं, सिर्फ 30 मिनट्स। ऐसा क्यों होता है? देखो ऑफलाइन में जो होता है ना, ऑफलाइन में स्टूडेंट्स सामने रहते और उनका जो डाउट है हम सीधे सीधे आमने सामने क्लियर करते हैं। इसकी वजह से वो जो 15 मिनट्स होते हैं जनरली, तो वो सिर्फ डाउट क्लियर करने के लिए होते हैं, राइट। अब ऑनलाइन में कोई स्टूडेंट सामने तो नहीं रहता है, राइट। उसके डाउट आते हैं तो कमेंट में बाद में भी आ सकते हैं, राइट। तो उससे क्या होता है कि मैं बहुत सारा टॉपिक 40 मिनट्स, अगर फॉर एग्जांपल मैंने यूट्यूब लेक्चर लिया 45 मिनट्स का, तो उसमें बहुत सारा टॉपिक कवर हो जाता है। और बाद में अगर स्टूडेंट उसे देखे या फिर वो प्रैक्टिस करने के लिए ले जाए ना, तो उससे दिक्कत होती है। मतलब 45 मिनट्स का आज मैंने पढ़ा है कुछ, और उसके पेजेस कितने भर गए? 4 to 5 पेजेस फॉर एग्जांपल स्टूडेंट के भर गए। तो उसे पढ़ने के लिए या फिर उसके ऊपर जो भी प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा समय उस स्टूडेंट को लग जाएगा। इसकी वजह से मैं अब क्या करूँगा, मैं जनरली 30 मिनट्स या फिर 40 मिनट्स उसके अंदर ही लेक्चर्स कवर करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो इस तरह से हम पढ़ते जाएंगे। थ्योरी पहले पढ़ेंगे और थ्योरी के साथ साथ उसका प्रॉब्लम, ठीक उसके बाद, राइट। तो फिर आपको ये पता चलेगा कि किस तरह से उस पर प्रॉब्लम्स आते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। देखो प्रॉब्लम 12.1, व्हाट आर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट्स ऑफ ईच कार्बन एटम इन दी फॉलोइंग कंपाउंड्स। नीचे कंपाउंड्स है और उसमें उन्होंने ये पूछा है कि उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। अब ये कंपाउंड्स को मैं 1 by 1 लिख लेता हूँ और थोड़ा सा अच्छी तरह से लिखता हूँ। देखो पहला कंपाउंड है इस तरह से, डबल बॉन्ड यहाँ पे C और यहाँ पे H इस तरह से दिखाता हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाए। ये हो जाएगा पहला कंपाउंड। उसके बाद दूसरा कंपाउंड कौन सा है? दूसरा कंपाउंड है यहाँ पे CH3, CH डबल बॉन्ड CH2। उसके बाद आगे का कंपाउंड कौन सा है? C डबल बॉन्ड O, CH3 और ये CH3। ओके, उसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड, यहाँ पे जगह नहीं, राइट, हाँ यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे। उसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड कौन सा है? CH2 डबल बॉन्ड यहाँ पे CH और CN, मतलब CN को किस तरह से लिखते हैं हम? CN मतलब C ट्रिपल बॉन्ड N। उसके बाद C6H6, C6H6 मतलब कौन सा? बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6 और बेंजीन का स्ट्रक्चर कौन सा होता है? इस तरह से होता है बेंजीन का स्ट्रक्चर। ओके, अब इनमें ईच कार्बन, प्रत्येक कार्बन का, हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या होगा वो हमें यहाँ पे देखना होगा। देखो पहला कार्बन मतलब फर्स्ट स्ट्रक्चर में देखो, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp या sp2? sp होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा इस वाले कार्बन का। sp क्यों? sp क्यों होगा भाई? देखो मैंने ट्रिक बताई थी आपको कि अगर कार्बन 2 एटम से अटैच हो तो वो sp, अगर 3 एटम से अटैच हो तो sp2, अगर 4 एटम से अटैच हो तो कौन सा? sp3। अभी ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन अटैच है सिर्फ 2 एटम से, एक तो ऑक्सीजन एक तो कार्बन। इसकी वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp। अब नीचे का कार्बन देखो किस किस से अटैच है? 2 हाइड्रोजन से और 1 कार्बन से अटैच है। इसकी वजह से उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? फिर उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा sp2। ओके, सॉरी स्ट्रक्चर नहीं, हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन उसका हो जाएगा। उसके बाद ये वाला कार्बन देखो, इस कार्बन में ये कार्बन किन किन चीज़ों का अटैच है? इनका ये जो कार्बन है 3 हाइड्रोजन और 1 कार्बन से अटैच, राइट।
3 हाइड्रोजन और 1 कार्बन, मतलब 4 एटम से अटैच है। इसकी वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा sp3, राइट, sp3। उसके बाद नेक्स्ट ये जो कार्बन है, ये कार्बन एक कार्बन से अटैच है, एक दूसरे कार्बन से अटैच है डबल बॉन्ड से, और एक हाइड्रोजन से अटैच है, राइट। ये आपको स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है ना। ये एक कार्बन से एक बॉन्ड, ये एक कार्बन से दूसरा बॉन्ड, और ये एक हाइड्रोजन का बॉन्ड, मतलब 3 से अटैच है, 3 चीज़ों से या फिर 3 एटम से अटैच है। इसकी वजह से इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हो जाएगा sp2। ओके, उसके बाद नेक्स्ट ये वाला कार्बन, ये कार्बन 2 हाइड्रोजन से अटैच है, राइट, और एक कार्बन से अटैच है। ये जो डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड दिखाता है एक कार्बन से अटैच। ओके, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा फिर? इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। ओके, इतनी बात आपको समझ में आएगी। अब नेक्स्ट देखो, ये कार्बन का मुझे बताओ, जल्दी से बताओ। अगर आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ना है ना, तो पहले वीडियो को पॉज करो और उसके बाद फिर आंसर देखो और आंसर मैच करना। अगर आपका सही आया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो उससे भी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आंसर गलत भी आ जाए ना तो आपको सीखने को मिलेगा नई चीज़, राइट। अगर सही आ जाए तो सही आ गया, तो फिर कोई चीज़ ही रही, ठीक है। देखो, ये कार्बन 3 चीज़ों से अटैच है, एक तो ऑक्सीजन से, दूसरा कार्बन से, दूसरा कार्बन से, मतलब 3 एटम से अटैच है। इसकी वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। ये कार्बन का क्या होगा? ये कार्बन का होगा sp3, ये कार्बन का sp3। अब क्यों होगा? क्योंकि वो 4 एटम से अटैच है। उसके बाद ये कार्बन का होगा sp2। क्यों? 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन। इस कार्बन का क्या होगा? इस कार्बन का भी हो जाएगा sp2। क्यों? एक कार्बन, दूसरा कार्बन और एक हाइड्रोजन से वो अटैच है। अब ये वाला कार्बन देखो, ये वाला कार्बन का क्या हो जाएगा? इस वाले कार्बन का हो जाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि वो सिर्फ 2 एटम से अटैच है, एक तो इस कार्बन से, दूसरा इस नाइट्रोजन से। ये और यहाँ पे देखते समय आप ये हाइड्रोजन को मत कंसिडर करना। देखो, ये जो बॉन्ड है ना, ये कार्बन कार्बन के बीच वाला बॉन्ड है, और ये हाइड्रोजन जो होता है ना वो इधर होता है, राइट। तो जो बॉन्ड है ना, मैंने इस तरह से दिखाया हुआ, वो बॉन्ड जनरली कार्बन कार्बन के बीच वाला बॉन्ड है। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ बेंजीन में। अब बेंजीन में बताओ कौन से हाइब्रिडाइजेशन होंगे? ये जो कार्बन है, इस कार्बन का कौन सा होगा? sp2। ये कार्बन का sp2। सारे के सारे कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही होगा, क्योंकि वहाँ पे एक कार्बन जो होता है ना, ये कार्बन, फॉर एग्जांपल इस कार्बन को मैंने कंसिडर किया, तो ये एक हाइड्रोजन से अटैच है, दूसरा कार्बन, और ये दूसरे कार्बन से, ठीक है। तो ये सभी के सभी जो कार्बन होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होते हैं। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ये आंसर आप अच्छी तरह से लिख लो, हाइब्रिडाइजेशन अच्छी तरह से समझ लो। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक है सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ पाई बॉन्ड्स। अब देखो, पाई बॉन्ड क्या होते हैं, उसके बाद सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, ये आपको पता है क्या? सिंपल चीज़ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो होते हैं वो होते हैं सिग्मा बॉन्ड। उसके बाद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में एक होता है सिग्मा, एक होता है पाई। उसके बाद कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में एक होता है सिग्मा और 2 होते हैं पाई बॉन्ड, राइट। सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई और एक सिग्मा। इस तरह से होते हैं ये सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखेंगे पाई बॉन्ड्स के। देखो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, एस ऑर्बिटल, और इनका जो होता है ना वो होता है एक्सियल ओवरलैप। आपको एक्सिस तो पता है ना, एक्सिस मतलब क्या? देखो, इस तरह से होते हैं एक्सिस, एक्स वाई जेड। एक्स जो होता है वो इस तरह से, वाई आगे आया हुआ, और जेड भी प्लेन ऑफ पेपर पे, राइट। ये होते हैं एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस से अगर ओवरलैप हो जाए, मतलब इस तरह से इस लाइन में अगर ओवरलैप हो जाए, तो उसे हम कहते हैं एक्सियल ओवरलैप। हाँ, उससे हम क्या कहते हैं? उससे हम कहते हैं एक्सियल ओवरलैप। देखो यहाँ पे भी एक एस ऑर्बिटल है, एक पी ऑर्बिटल है, उनका भी सेम एक्सियल ओवरलैप। उससे क्या फॉर्म हुआ? उससे हुआ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। उसके बाद 2 पी ऑर्बिटल है, उनका भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। सिग्मा बॉन्ड किस तरह से बनता है? एक्सियल ओवरलैप से बनता है सिग्मा बॉन्ड, और साइडवाइज ओवरलैप से बनता है पाई बॉन्ड। इतनी बात सिर्फ आप अभी तक के लिए याद रखो। देखो, साइडवाइज ओवरलैप मतलब किस तरह से? देखो, इस तरह से पैरेलल, इस तरह से देखो 2 जगह पे, राइट। इस तरह से जो होता है ना वो पैरेलल और साइडवेज ओवरलैप हम जिसे कहते हैं।
अब फीचर्स में अगर आपको लाइन लिखने को आ जाए तो सिंपल लिख सकते हो आप, सिग्मा बॉन्ड शोज एक्सेल ओवरलैप और पाई बॉन्ड शोज साइडवाइज ओवरलैप, राइट। उसके बाद नेक्स्ट अगर उसका फीचर आप देखो, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रोटेशन पॉसिबल इन दिस एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड इन डबल बॉन्ड। देखो ये सिंगल बॉन्ड का स्ट्रक्चर है आपके सामने, इथेन का स्ट्रक्चर यहाँ पे है। इसको अगर मैं रोटेट कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल इसको रोटेट कर सकता हूँ, इस तरह से मैं रोटेट कर सकता हूँ कार्बन कार्बन के अराउंड, राइट, क्योंकि उस यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, इसकी वजह से ये रोटेशन यहाँ पे पॉसिबल। लेकिन अगर यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड लेता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे सिंपल से मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे मैंने इस तरह से डबल बॉन्ड लिया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अगर मैं इसको रोटेट करना चाहूँ, अगर इसको मैं रोटेट करना चाहूँ तो ये जो बॉन्ड है ना ये ब्रेक हो जाएगा, राइट। इस तरह से ये बॉन्ड होता है अटैच किया हुआ, अगर इसको मैं रोटेट करना चाहूँ तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। इसकी वजह से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है, रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड हियर। ये हो गई दो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे होती है, राइट। अब इसी पर एक प्रॉब्लम देखो, 12.2 का ये प्रॉब्लम है, इंडिकेट द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। नीचे दिए गए मॉलिक्यूल्स में सिग्मा बॉन्ड कौन से और पाई बॉन्ड कौन से, ये हमें दिखाने हैं यहाँ पर। पहला स्ट्रक्चर है C6H6। C6H6 मतलब किसका फार्मूला है, किसका है, बेंजीन का। इस तरह से हम यहाँ पे दिखा सकते हैं इसको, बेंजीन का फॉर्मूला ये होता है C6H6। अब हमें सिग्मा बॉन्ड और उसके पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने हैं, इसकी वजह से मैं ये पूरा स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे होते हैं हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, ये होगा बेंजीन का स्ट्रक्चर। उसके बाद नेक्स्ट C6H12 मतलब साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन मतलब सिर्फ इसमें डबल बॉन्ड नहीं होंगे, बाकी सारी चीज़ें इसमें होगी। हाइड्रोजन कितने होंगे, 12 हाइड्रोजन, इसका मतलब एक कार्बन को दो दो हम दे देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर, ओके। ये हो गया सेकंड। उसके बाद कौन सा है फिर, उसके बाद है CH2Cl2। CH2Cl2 इस तरह से हम दिखा सकते CH2, उसके बाद Cl2। देखो बाकी के स्ट्रक्चर निकालने से पहले मैं आपको इन स्ट्रक्चर के बारे में पहले समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे अब इनमें सिग्मा बॉन्ड कौन सा है और पाई बॉन्ड कौन सा है। जहाँ पे भी आपको सिंगल बॉन्ड नजर आए वो सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं। देखो ये सिग्मा 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 और सिग्मा, राइट। उसके बाद जहाँ पर भी आपको डबल बॉन्ड नजर आए उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। तो एक सिग्मा एक पाई, यहाँ पे भी एक सिग्मा एक पाई, यहाँ पे भी एक सिग्मा एक पाई, राइट। अगर इस सारी चीज़ों में आपको सिग्मा कितने काउंट करने हैं और पाई कितने अगर काउंट करने हैं ना, तो कितने हो जाएंगे फिर, सिग्मा इज इक्वल टू और पाई इज इक्वल टू, पाई हो जाएंगे 3 और सिग्मा कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो जाएंगे सिग्मा, सॉरी 9 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो जाएंगे सिग्मा और 3 हो जाएंगे पाई बॉन्ड। उसके बाद इस स्ट्रक्चर में देखो, इसमें एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, मतलब एक भी डबल बॉन्ड नहीं है। इसकी वजह से पाई इज इक्वल टू 0 और सिग्मा कितने हुए 1 2 3 4, मतलब ये 6 और ये 12 कितने 18 जो हो जाएंगे वहाँ पे 18 हो जाएंगे सिग्मा बॉन्ड, राइट, ओके। उसके बाद इस स्ट्रक्चर में देखो, इस स्ट्रक्चर में ये भी सिग्मा है सिग्मा है सिग्मा है और ये भी सिग्मा बॉन्ड है। इसकी वजह से सिग्मा इज इक्वल टू 4, राइट। अब बाकी के स्ट्रक्चर्स में देखो, यहाँ पे कौन से बॉन्ड हुए, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसकी वजह से एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, यहाँ पे बाकी सिग्मा 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 सिग्मा। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हुए यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 सिग्मा बॉन्ड, और पाई बॉन्ड कितने हुए 1 2 2 हो गए पाई बॉन्ड। उसके बाद फिर आगे यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड है इसमें अगर आप देखो, ये सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे 3 हो गए, और हाइड्रोजन जो होता है वो सिग्मा ही बॉन्ड दिखाता है, इसकी वजह से वो कितने हुए, वो भी 3 हुए, मतलब 6 बॉन्ड सिग्मा हुए। उसके बाद पाई कितने, पाई सिर्फ एक ही बॉन्ड है यहाँ पर देखो,
पाई एक ही बॉन्ड है, इसकी वजह से 1 पाई बॉन्ड। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे सिग्मा पाई इक्वल टू कितने हो गए, यहाँ पे कितना कौन सा सिंगल बॉन्ड, सिग्मा 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 सिग्मा, और यहाँ पे 3 सिग्मा, राइट, और यहाँ पे भी एक सिग्मा। तो कितने हुए 1 2 3 4, 4 और 3 7 और 8 यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड हुए। उसके बाद पाई बॉन्ड कितने, सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड है और उसका जो एक बॉन्ड है वो होता है पाई बॉन्ड, इसकी वजह से एक ही पाई बॉन्ड यहाँ पे नजर आया। तो यहाँ पर ये हो गया प्रॉब्लम नंबर 12.2। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशंस। देखो ऑर्गेनिक में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब उसमें स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन मतलब स्ट्रक्चर को किस तरह से निकालना है, किस तरह से हमें नोटबुक में बनाना है, वो हमें सीखना पड़ेगा। उसके 3 टाइप्स मतलब 3 स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज हम जैसे कह सकते हैं। पहला होता है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दूसरा होता है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और तीसरा होता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। पहले कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखो। कंप्लीट में आपको इथेन नजर आ रहा है। इथेन को मैंने किस तरह से लिखा है, हर एक बॉन्ड को, बिल्कुल हर एक बॉन्ड को यहाँ पे दिखाया हुआ है, राइट। हाइड्रोजन, कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें हर एक कोवेलेंट बॉन्ड को दिखाया गया हो उसे हम कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो इथिन में या फिर इथाइन में या फिर मिथेनॉल में, यहाँ पे आपको लोन पेयर भी नज़र आएंगे। लोन पेयर दिखाओ या फिर ना दिखाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे हर एक सिंगल बॉन्ड को आपको दिखाया गया है, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड को आपको दिखाया गया है, उसे हम कहते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, राइट। ओके, ये बात तो यहाँ पे हो गई। उसके बाद सेकेंड कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंडेंस्ड मतलब यहाँ पे हमने जो बॉन्ड दिखाए थे सिर्फ वो सिंगल बॉन्ड हमें नहीं दिखाने, बाकी का हम दिखा सकते हैं। यहाँ पे देखो इथेन को किस तरह से दिखाए, CH3 इतना छोटा हो गया, वो यहाँ पे कितनी जगह ले रहा था, राइट। ये हो गया कंडेंस्ड फॉर्म उसका। उसके बाद CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे हम डबल बॉन्ड को एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर डबल बॉन्ड को हम एलिमिनेट करके दिखाएंगे तो वो सिंगल बॉन्ड की तरह लगेगा। इसकी वजह से हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ पे दिखाते हैं, और इथिन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। उसके बाद इथाइन इस तरह से हम दिखाते हैं। उसके बाद मिथेनॉल इस तरह से हम दिखाते हैं, मतलब कोई भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को हम कंसिडर वहाँ पे नहीं करते, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड वहाँ पे हम नहीं दिखाते, इस तरह से दिखाते कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और एक चीज़ होती है, और एक चीज़ किस तरह से होती है देखो, हाँ, अब ये स्ट्रक्चर देखो, इसमें इसका ये तो कंडेंस्ड फॉर्मूला है, लेकिन और इसे कंडेंस हम कर सकते हैं किस तरह से। यहाँ पे देखो CH3 CH2 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 और CH3। अब इसमें CH2 कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 2 3 4 5 और 6 बार यहाँ पे CH2 रिपीट हुआ है। उसे हम ब्रैकेट में दिखा सकते हैं किस तरह से, देखो यहाँ पे मैंने CH3 दिखा दिया इस तरह से, फिर ब्रैकेट कर दिया, ब्रैकेट में दिखा है CH2, और ये CH2 कितनी बार रिपीट हुआ है, CH2 रिपीट हुआ है 6 बार, और फिर से मैंने यहाँ पे लगा दिया CH3। इस तरह से भी हम कंडेंस उसको कर सकते हैं। ये हो जाएगा कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब उसके बाद थर्ड देखो, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हो किस तरह का स्ट्रक्चर है, CH3 CH2 CH CH2 CH2 CH3 और यहाँ पे एक CH3। इसे थोड़ा सा मैंने जिगजैग करके यहाँ पे दिखाया है। देखो CH3 इस तरह से, फिर उसको आगे CH2 CH इस तरह से मैंने जिगजैग करके यहाँ पे दिखाया है। और इस फॉर्मूला को दिखाने के लिए ये जो पॉइंट छोड़े हैं ना, ये जो पॉइंट होते हैं उन्हें हम CH3 कहते हैं, और ये बीच वाले जो होते हैं उन्हें हम CH2 कहते हैं। ये भी CH3, ये भी CH3, ये भी CH3। इस तरह से हम ये स्ट्रक्चर करते हैं। लेकिन ये स्ट्रक्चर लिखते समय अगर उसमें ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन या फिर कोई भी हैलोजन आ जाए ना, तो उसे हमें दिखाना पड़ता है, उसे हमें इंडिकेट करना पड़ता है। सिर्फ कार्बन या हाइड्रोजन हो तो ही हम इस तरह का स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं। अगर बाकी आ जाए तो हमें वहाँ पे एलिमेंट को दिखाना पड़ता है, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर लिया CH3 CH CH2 CH3 और नीचे Br। सेम ट्रिक है या फिर सेम फॉर्मूला है। देखो जिस तरह से कार्बन की जिगजैग नेचर यहाँ पे बना हुआ है उसी तरह का मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, इस तरह से इस तरह से इस तरह से। ये हो जाएगा CH3, ये जो हो जाएगा CH2, ये CH3। और अगर यहाँ पे मैंने इस तरह से कर दिया तो ये हुआ है CH, और नीचे हमें दिखाना पड़ेगा Br।
राइट। ये हो गया उसका स्ट्रक्चर। ओके, देखो आपको कोई भी कंडेंस्ड फार्मूला अगर पूछा जाए ना, तो उसको सिंपल इस फार्मूला में पहले लिख लेना, क्योंकि कभी कभी गलती हो सकती है। इस फार्मूला मतलब कैसा, देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे क्या दिखाया था उन्होंने, फुल्ली कंडेंस्ड फार्मूला में उन्होंने वहाँ पे दिया था, लेकिन उसका पहले कन्वर्जन किस में किया मैंने, उसका पहले कन्वर्जन इस तरह से ये जिगजैग में कर दिया, मतलब CH2 ऐसे के वैसे रखा, सिर्फ इससे दिखाने का तरीका कुछ चेंज कर दिया, और उसके बाद मैंने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला में उसको कन्वर्ट कर दिया, राइट। तो इस तरह से अगर आप करोगे तो एग्ज़ाम में बिल्कुल मतलब गलतियाँ होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अब नेक्स्ट आप नीचे देख सकते हो, इसको भी हम कंडेंस्ड बॉन्ड लाइन फार्मूला में कन्वर्जन कर सकते हैं। CH2 का क्या हुआ फिर, CH2 का हो जाएगा ट्रायंगल इस तरह से। उसके बाद और भी हम ले सकते हैं, और कौन कौन से, CH2 ओके। इसको अगर बॉन्ड लाइन में दिखाऊँ तो कैसे दिखाऊंगा, ये हो गए 5 कार्बन, इस तरह से हम दिखा सकते हैं इसको, इस तरह से। और भी हम ले सकते हैं इसमें अगर मैंने फॉर एग्जांपल लिया CH2 CHCl CH2 और इस तरह से बॉन्ड, इसको कैसे दिखाऊंगा मैं, सिंपल 6 कार्बन है, इसके लिए मैंने इस तरह से 6 लिए, और ये जो Cl है इस कार्बन को इस तरह से दिखा दिया। ये हो गया हमारा बॉन्ड लाइन फार्मूला। ओके, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब यहाँ पे आगे देखते हैं उसका प्रॉब्लम। देखो प्रॉब्लम 12.3, राइट बॉन्ड लाइन फॉर्मूलाज फॉर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेनॉल हेप्टेन 4 ONE। अब ये जो ONE है, ये जो ब्यूटेनॉल है, ये जो अल्कोहल है ना, ये हम इसी चैप्टर में फंक्शनल ग्रुप में पढ़ने वाले हैं, उसका नॉमेनक्लेचर भी पढ़ने वाले हैं। सिर्फ यहाँ पे आप एक एक स्ट्रक्चर को याद रखो, मतलब याद मत रखो, लेकिन समझ लो कि किस तरह से ये चीज़ें होने वाली हैं, राइट। अब इसके फंक्शनल ग्रुप का पॉइंट इसी चैप्टर में हम कवर करेंगे, और इन सब में मतलब अल्कोहल पे एक सेपरेट चैप्टर है 12th में, उसके बाद अल्डिहाइड में सेपरेट चैप्टर है, उसके बाद कीटोन में भी सेपरेट चैप्टर आपको वहाँ पे मिलेगा, तो वहाँ पे वो चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी, राइट। इस चैप्टर में सिर्फ हम फंक्शनल ग्रुप का थोड़ा सा टचअप लेने वाले हैं कि फंक्शनल ग्रुप किस तरह से होते हैं, और उसके IUPAC नॉमेनक्लेचर भी हम इसी चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहला उन्होंने बताया है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को बॉन्ड लाइन फार्मूला में कन्वर्ट करो, मतलब उसका बॉन्ड लाइन फार्मूला लिखो। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। अब अगर आपको आइसोप्रोपाइल का स्ट्रक्चर या लिखने को आ जाए तो आप ये बॉन्ड लाइन फार्मूला लिख सकते हो, लेकिन सीधे बॉन्ड लाइन फार्मूला नहीं लिखना है, राइट। सीधे बॉन्ड लाइन फार्मूला मत लिखो, पहले उसका सिंपल फार्मूला लिखना है हमें। मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ आपको सिंपल फार्मूला किस तरह से होता है। CH3 आइसोप्रोपाइल हो गया, और ये OH मतलब अल्कोहल, ठीक है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का ये स्ट्रक्चर। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेनॉल। ओके, ब्यूटेनॉल मतलब अल्डिहाइड, 1 2 3 4 4 कार्बन है, और ये हो गया ब्यूटेनॉल 2,3 1 2 नंबर पे CH3 और 3 नंबर पे भी CH3, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेनॉल। यहाँ पे हाइड्रोजन लिख लेता हूँ, ठीक है। तो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेनॉल का भी स्ट्रक्चर यहाँ पे हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हेप्टेन 4 ANE, हेप्टेन मतलब 7 कार्बन, ठीक है। हेप्टेन मतलब कितने कार्बन, 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन हो गए, और 4 नंबर 1 2 3 4 नंबर पे डबल बॉन्ड O, इस तरह से ये होता है इसका स्ट्रक्चर। ये हो गया CH3, ये हो गया CH2 और CH3। ओके, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई। अब इनको कन्वर्ट करना है हमें बॉन्ड लाइन फार्मूलाज में। अब इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला किस तरह से लिखूँ मैं, इस तरह से लिखा इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला, ठीक है ना। ये 2 CH3 यहाँ पे हो गए। उसके बाद इसका किस तरह से लिखना है, इसको कितने कार्बन है, 1 2 3 4, पहले तो वो लिख लेते हैं हम 1 2
3। देखो 1 2 3 4 4 कार्बन एक लाइन में हो गए। उसके बाद ये जो लास्ट वाला कार्बन है उसको क्या है, उसको डबल बॉन्ड O और H इस तरह से दिखाना है, राइट, वो लास्ट वाला कार्बन को। और ये कार्बन को क्या है, CH3 इस तरह से हम दिखा सकते हैं, इस कार्बन को CH3। ये हो गया उसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। उसके बाद नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7, ओके 7 कार्बन एक लाइन में हमें सबसे पहले निकालनी है। 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ओके 7 कार्बन यहाँ पे हो गए। फोर्थ नंबर पे कार्बन को डबल बॉन्ड O है, 1 2 3 4, फोर्थ नंबर पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ओके। तो इस तरह से हम बॉन्ड लाइन फॉर्मूलाज लिखते हैं, ओके। अब इसके बाद पढ़ते इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट, 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। अब 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन में दो चीज़ें, एक तो डैश्ड वेज एक बॉन्ड होता है, उसके बाद सॉलिड वेज एक बॉन्ड होता है, और दो बॉन्ड्स जो मतलब सिंपल लाइन से दिखाई जाते हैं, इस तरह के बॉन्ड होते हैं। अब इसमें ये जो डैश्ड वेज होता है वो पीछे दिखता है, मतलब देखो फॉर एग्जांपल ये मैंने लिया यहाँ पे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, इसे आप 3D कंसिडर करो इस तरह से, ओके। अब इसमें आप ऊपर से देख रहे हो ना, इसमें ये जो हरा बॉन्ड है ना, ये हरा, ये होता है डैश्ड वेज, मतलब ये प्लेन ऑफ पेपर के पीछे है, पीछे वाली साइड पे, राइट, बॉन्ड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, इस तरह से हम इसे दिखाते हैं, ओके। उसके बाद ये जो सॉलिड वेज वाला है ये टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, मतलब ये जो दिख रहा है आपको येलो, ये कहाँ पे आ रहा है, ये आपकी तरफ आ रहा है, राइट, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, आपकी तरफ आ रहा है, इसकी वजह से उसे हम सॉलिड वेज बॉन्ड से दिखाते हैं। उसके बाद ये जो दो बॉन्ड्स है ये बिल्कुल प्लेन ऑफ पेपर पे है, देखो ये यहाँ पे प्लेन ऑफ पेपर, देखो इस तरह से, राइट, ये जो दो बॉन्ड्स है ना रेड कलर के, ये प्लेन ऑफ पेपर पे है, ना तो आगे है ना तो पीछे, पूरे के पूरे प्लेन ऑफ पेपर पे, इसकी वजह से उन्हें हम सिंपल लाइन से दिखाते हैं, ओके। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा आज का लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप्स और नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स, ये चीज़ें कवर करने वाले हैं, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।